Hello dear friends, so again we are coming with the fund flow statement. So today will be my fourth lecture on how to prepare funds flow statement. तो आज मेरा ये फोर्थ लेक्चर होगा रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट और इन दिस सम आई हैव टेकन सम मोर एडजस्टमेंट. तो आज मेरा ये फोर्थ लेक्चर होगा और इसमें मैंने कुछ नई एडजस्टमेंट ली हैं. अब यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट है इस सम में इनकम हमें गिवन है 10,000 एंड देयर आर रिटेन्ड अर्निंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हमारा लायबिलिटीज में गिवन है रिटेन्ड अर्निंग जो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही हमें अकाउंट बनाना होगा और यहाँ पे हमें इनकम भी गिवन है. एंड फिफ्थ जो मेरी नई एडजस्टमेंट है यहाँ पे कैश डिविडेंड भी है और स्टॉक डिविडेंड भी है, यानी बोथ डिविडेंड्स आर गिवन एंड हाउ टू डील विद देम इन फंड फ्लो स्टेटमेंट. अब हम इन डिविडेंड को कैसे डील करेंगे अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो ये मेरा सम होगा. अब यहाँ पे हमें अकाउंट भी बनाना है, एक मुझे बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और हमें अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना होगा. तो दिस इज न्यू सम. तो जैसे मैंने फंड फ्लो सीरीज में नए नए सम लिए तो ये मेरा फोर्थ सम होगा और फोर्थ टाइप होगी हाउ टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो सके कि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इन एवरी एडजस्टमेंट. तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट भी की है लास्ट लेक्चर्स में. तो यहाँ पे अब डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे, वहां से हम कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड भी करेंगे. तो मेरी इंपॉर्टेंट सम में यही कोशिश होती है कि वी हैव टू डू न्यू एडजस्टमेंट, हम डीलिंग करें विद न्यू एडजस्टमेंट एंड आवर स्टूडेंट शुड लर्न हाउ टू प्रिपेयर राइट फंड फ्लो स्टेटमेंट. हर एडजस्टमेंट को हम कैसे डील करेंगे अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट में. तो दैट इज माय फोर्थ lecture on how to prepare fund flow statement. Number 1 we are given assets. तो एसेट हमें 2 ईयर की गिवन है 2010 2011. लायबिलिटीज आर गिवन 2010 एंड 2011. तो जब भी हमें सम स्टार्ट करना होगा, मैंने पहले भी कहा है रिगार्डिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें सीक्वेंस बनाना होगा टाइम का. सबसे पहले होना चाहिए प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर. वी हैव टू कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर. तो सबसे पहले हमने इसको सीक्वेंस में लिया और हमारा सम जो है दैट इज राइटली गिवन. 2010 पहले गिवन है और 11 बाद में है. अब हम कंपेयर करेंगे 10 और 11 का, जिसको हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम होगा मुझे बनाना होगा शेड्यूल फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. हमने कहा था देयर आर 3 स्टेप्स. Number 1 is schedule for changes in working capital. Second is adjusted P&L account. Third is statement of sources and application. तो नंबर 1 हम बना रहे हैं schedule for changes in working capital. Here we have to take the current assets and current liabilities. So we have to compare with current assets and current liabilities, and then we have to give the presentation of working capital. Then we have to conclude whether our working capital is increasing or working capital is going to decrease. तो नंबर 1 स्टेप हमें बनाना होगा शेड्यूल फॉर चेंजेस. तो सबसे पहले मैंने लिया कैश. कैश मुझे गिवन है दैट इज ए करंट एसेट. 2010 का गिवन है 40,000. 11 में हो गया 44,400. तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये होगी 4,400. सिमिलरली अकाउंट्स रिसीवेबल these are given in 10, that is given 10,000, or 2011 it is given 20,700. So whenever there is increase in current asset, there is increase in working capital. ये हमने पहले भी कहा था. तो जितनी इंक्रीज होगी करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारी है 10,700. उसके बाद हमने इन्वेंट्री को भी कंपेयर किया. वेयर इन्वेंट्रीज आर कांस्टेंट, जहां पे हमारी करंट एसेट कांस्टेंट होगी उनको हम अपने शेड्यूल में नहीं लेंगे बिकॉज देयर इज ए नो इंक्रीज नो डिक्रीज.
तो हमें इंक्रीज और डिक्रीज को चेक करना है। अब इन्वेंट्री हमारी कॉमन है 15,000 एंड 15,000, इट मींस इन्वेंट्री विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और उसको हमने कंसीडर नहीं किया। उसके बाद हम आते हैं करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटी हमारी है 30,000 से हो गई 32,000, तो यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटी को लिया 2010 में 30,000 और 11 में हो गई है 32,000। इट मींस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इट मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो 2000 हमारी वर्किंग कैपिटल की डिक्रीज हो गई है। अगर हम टोटल करें तो हमारी टोटल इंक्रीज आ रही है 15,100, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगी 13,100। ये हमारी नेट इंक्रीज का आंसर होगा। नंबर 1 स्टेप होगा हमें शेड्यूल बनाना है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड वी हैव टू कंसीडर ओनली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इफ करंट एसेट्स आर कांस्टेंट, इफ करंट लायबिलिटीज आर कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स पेएबल ये भी हमारे कांस्टेंट हैं, तो हमने यहाँ पे नहीं लिया। अगर करंट लायबिलिटी कांस्टेंट होगी उसको हम शेड्यूल में नहीं ले सकते। अगर करंट एसेट हमारी 2 ईयर की कांस्टेंट है उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। और हमने अपना शेड्यूल बनाया, इस सम में हमारी इंक्रीज आ रही है 13,100। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हमें वर्किंग नोट्स में इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाने होंगे। नंबर 1 होगा बिल्डिंग अकाउंट, जिसको हम फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये हमें एसेट में ब्रैकेट में गिवन है, इट मींस ये बिलोंग करता है लायबिलिटी को, तो इसको हमने क्रेडिट बैलेंस से अकाउंट को बनाना है। नंबर 3 हम बनाएंगे रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट हमने सिलेक्ट किए हैं, इस सामने 3 अकाउंट्स बनेंगे। तो नंबर 1 है बिल्डिंग अकाउंट। तो जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो नंबर 1 होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग एसेट ये हमें गिवन है 20,000। क्लोजिंग एसेट हमें बिल्डिंग गिवन है यहाँ पे, दैट इज गिवन 16,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम पहले फिल कर लेते हैं 20,000, क्लोजिंग को हम पहले कर लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,000। अब हमारी एडजस्टमेंट है बिल्डिंग के बारे में। सेकंड एडजस्टमेंट, ए बिल्डिंग दैट कॉस्ट 4,000 जिसकी बुक वैल्यू गिवन है 1,000 वाज सोल्ड फॉर 1,400। अब जिसकी कॉस्ट है 4,000 और जिसकी बुक वैल्यू यानी रिमेनिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है 1,000, इट मींस यहां पे हमने डेप्रिसिएशन लगाई है 3,000। अगर टोटल कॉस्ट 4,000 है और रिमेनिंग बुक वैल्यू अगर 1,000 हमारे एग्जामिनर ने बताई है, इट मींस 3,000 विल बी डेप्रिसिएशन। तो उसको हमने अकाउंट में पोस्ट किया बाय कैश, इसको हम सेल कहते हैं, सोर्स में आएगा। 1,400 की हमारी सेल हो गई है और डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज की है 3,000। अब यहाँ पे हमने 4,000 कॉस्ट जिसकी नेट वैल्यू बनती है 1,000, उसको हमने 1,400 का सेल किया, तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल। तो यहाँ पे हमने टोटल सेल लेना है अकाउंट में, जिसको हम सोर्स में लेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो बिल्डिंग के डेबिट में जाएगा, जिसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल 400। अगर लॉस ऑन सेल होता है वो बाय में आता है, क्रेडिट में आता है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट में आता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, और ये बनेगा 400। तो ये हमने प्रॉफिट भी डाल दिया, सेल भी डाल दी, डेप्रिसिएशन भी डाल दी। टोटल हमारा बनेगा 20,400, 20,400। इसका मतलब यहां से हमारी कोई परचेज कैलकुलेट में से फिगर नहीं होगी। तो ये हमारी सेल हो गई है। अब साथ में जैसे हमने फिक्स्ड एसेट बनाना है, इमीडिएटली हमें साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, ताकि उसकी पोस्टिंग अक्यूमुलेटेड में भी जाती है। अब अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस जो एसेट में ब्रैकेट में गिवन है, नेगेटिव गिवन है, ये लायबिलिटी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2,800।
तो ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस को पोस्ट करते हैं, जैसे मैंने बिल्डिंग को पहले डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में पोस्ट किया, अब कम्युलेटेड को हम क्रेडिट और डेबिट बैलेंस में पोस्ट करेंगे, क्योंकि इनकी लायबिलिटी बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग को हमने यहाँ पे लिखा, क्लोजिंग को हमने यहाँ पे लिखा, डेबिट पे लिखा। अब डेप्रिसिएशन हमारी आ रही है बाय डेप्रिसिएशन, जो बिल्डिंग में गिवन थी बाय डेप्रिसिएशन, उसकी पोस्टिंग अकोमोडेटिंग डेप्रिसिएशन में हो जाएगी टू बिल्डिंग काउंट 3000। यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे डेबिट पोस्टिंग हो जाएगी। तो अगर हम बिल्डिंग के 3000 वही डेप्रिसिएशन को पोस्ट करेंगे तो नेट डेप्रिसिएशन हमारी 800 होगी, जिसका आंसर होगा बाय P&L, यानी एडजस्टेड P&L में हम 800 रुपए डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे डेबिट में। ये मेरा आंसर निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। और हमारे इस सम में थर्ड एडजस्टमेंट यही बता रही है कि डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 800, यानी हमें आंसर भी मिल गया कि हमारी टोटल डेप्रिसिएशन 800 चार्ज हुई थी, और वही आंसर हमें अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन में 800 हमें मिल गया, जिसको हम करते हैं बाय P&L। दैट विल बी आवर आंसर। उसके बाद थर्ड अकाउंट मुझे बनाना है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। अब रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में हमारी कैलकुलेशन होती है कितना हमने डिविडेंड पे किया, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस मुझे यहाँ पे गिवन है 15,000, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पे हम लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, क्लोजिंग बैलेंस मेरा गिवन है 19,500, तो इसको हम लेते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन 19,500। अब हमें गिवन है इनकम। अब इनकम कितनी गिवन है 10,000। तो जब भी हमारे सामने इनकम गिवन हो और रिटेन्ड अर्निंग भी गिवन हो तो वो हमें अकाउंट बना लेना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है कि रिटेन्ड अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं, और हमें इनकम गिवन होती है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं बाय इनकम। तो ये इनकम मैंने लिखी 10,000, तो टोटल बन गया 25,000। अब जो डिफरेंस होगा बैलेंसिंग फिगर होगी वो निकलेगा टू डिविडेंड, और इसका आंसर होगा 5500, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, ये डिविडेंड आएंगे 5500 के। और वही आंसर हमारे सामने गिवन है नंबर 5th प्रॉब्लम, जो हमें एडजस्टमेंट गिवन है वो है कैश डिविडेंड था हमारा 2000 और स्टॉक डिविडेंड हमारा 3500। तो टोटल डिविडेंड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5500, जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा टू डिविडेंड 5500 हमारा आंसर होगा, जो हमारा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में भी कैलकुलेशन में आ रहा है और हमें गिवन भी है, यानी बोथ आर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन भी हो रही, डिविडेंड भी हमें 5500 ही गिवन है और ये भी हमें आंसर भी मिल रहा है 5500। तो अगर हम रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बनाएं तो वहां पे हमें डिविडेंड की कैलकुलेशन भी मिल जाती है 5500। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो अब हम जाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एडजस्टेड को हमें बैलेंस लेनी है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट की। अगर हमें रिटेन्ड अर्निंग है तो हम रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट का ही बैलेंस लेंगे अपने एडजस्टेड P&L में फॉर कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। या तो हमें FFO मिल सकता है या हमारा FLO हो सकता है, जिसको कहते हैं फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैंने एडजस्टेड P&L का परफॉर्मा लिया। सबसे पहले हमने लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमें रिटेन्ड अर्निंग का कितना गिवन है 50,000। क्लोजिंग बैलेंस हमने डेबिट में लिया, टू बैलेंस कैरी डाउन 19,500। अब हम ऐड बैक करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड लॉसेस और क्रेडिट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। हम क्रेडिट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट को, डेबिट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड लॉसेस को। तो सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन ली, टू डेप्रिसिएशन 800, जो हमारा यहाँ पे आंसर भी आया था और हमें एडजस्टमेंट में भी 800 गिवन है। तो यहाँ पे हमने लिया टू डेप्रिसिएशन 800। उसके बाद हमने पेटेंट्स को चेक किया
अब पेटेंट हमारे गिवन है 1000 के 900। अगर यहाँ पे गुडविल हो वो भी रिटर्न ऑफ हम ऐड करते हैं, या पेटेंट्स हो वो भी रिटर्न ऑफ हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पेटेंट हमारे रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, 2 पेटेंट रिटर्न ऑफ 100, तो ये भी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम आते हैं 2 डिविडेंड। अब डिविडेंड टोटल हमने कितना पे करना है, ये हमारी एडजस्टमेंट भी कह रही है और रिटेन अर्निंग में भी आया, दैट इज 5500, ये हम ऐड बैक करेंगे। उसके बाद आता है बॉन्ड्स पेएबल डिस्काउंट, तो ये हमारा लायबिलिटीज में ब्रैकेट में गिवन है, इट मींस इसका डेबिट बैलेंस होगा, ये एसेट माना जाएगा। अब हमारा कितना डेबिट हो रहा है, 200 का जो गैप है जिसको हम रिटर्न ऑफ कहते हैं एसेट में, तो ये हमारा एसेट ही मानी जाएगी। अगर लायबिलिटी में हमारा ब्रैकेट गिवन हो तो उसको हम एसेट मानते हैं, अगर एसेट में हमें ब्रैकेट में गिवन हो, नेगेटिव में गिवन हो, तो वो हमारी लायबिलिटी माना जाता है। तो इसका मतलब हमने बॉन्ड्स पेएबल डिस्काउंट को एसेट माना है, तो वो रिटर्न ऑफ हो रहा है। 2000 का 1800 बन रहा है, तो रिटर्न ऑफ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे टू बॉन्ड्स पेएबल डिस्काउंट 200। हमने डिविडेंड को भी ऐड बैक किया ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारा हो जाएगा 5500। डिविडेंड भी जोड़ दिया, पेटेंट रिटर्न ऑफ भी ऐड किया, बॉन्ड्स पेएबल डिस्काउंट भी 200 हमने ऐड बैक कर लिया। अब हमने एक बिल्डिंग काउंट बनाया था जहां पे हमें 400 का प्रॉफिट मिला था, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग की नेट कॉस्ट थी वो थी 1000, नेट बुक वैल्यू 1000 की थी, जिसको हमने 1400 का बेचा था। तो 400 हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल 400। तो ये डेबिट वाले हमारे पॉइंट्स हो गए और क्रेडिट में हमारी ये आइटम होगी। टोटल अगर हम करते हैं डेबिट में हमारा ऐड होगा, तो हमारा आंसर बनेगा बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये होगा 10700। ये हमारा सेकंड आंसर कैलकुलेट होगा, सेकंड स्टेप कैलकुलेट होगा रिगार्डिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये आंसर होगा 10700 ऑफ दिस सम। तो ये हमने इसमें पेटेंट रिटर्न ऑफ ऐड किए, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, डिविडेंड को डेबिट किया, बॉन्ड्स पेएबल डिस्काउंट को डेबिट किया। तो क्रेडिट में हमारा ओनली प्रॉफिट ऑन सेल होगा और ओपनिंग क्लोजिंग आइटम होगी, तो हमारा आंसर मिलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब थर्ड जो हमारा स्टेप होने वाला है वो लास्ट हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। अब थर्ड मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया और हमारा होगा सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। नंबर 1 पॉइंट हम ले रहे हैं दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो नंबर 1 हमारा पहली जो पॉइंट होता है, पहला एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हम सोर्स में लेते हैं, ये बनेगा 10700 को हमने पुट किया। उसके बाद अब यहाँ पे देखा जाए हमारी जो कैपिटल है जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है 8500। तो जनरली हम कहते हैं जितना शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल मान के सोर्स में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल स्टॉक 8500 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हमने कुछ डिविडेंड भी लिया जिसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। हमने स्टॉक डिविडेंड भी पे किया, कैश डिविडेंड भी पे किया। तो स्टॉक का मतलब है हमने डिविडेंड के बदले शेयर दिए होंगे जिसको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, और कैश डिविडेंड में हमने डिविडेंड के बदले कैश दिया होगा। तो हमारी ओनली एप्लीकेशन मानी जाएगी कैश डिविडेंड, ये हमें याद रखना है। स्टॉक डिविडेंड इज नाइदर एप्लीकेशन नोर सोर्स, ना वो सोर्स है ना वो एप्लीकेशन बनती है, क्योंकि हम स्टॉक के बदले डिविडेंड दे रहे हैं, यानी शेयर के बदले डिविडेंड दे रहे हैं। इफ देयर आर बोथ साइड्स नॉन करंट आइटम देयर इज ए नाइदर सोर्स नोर एप्लीकेशन। ये फंड फ्लो का बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जहां पे दोनों ट्रांजैक्शन हमारे नॉन करंट होते हैं, वहां पे सोर्स भी नहीं होता और एप्लीकेशन भी नहीं होती। तो इसलिए अगर मुझे एप्लीकेशन बनाना है तो सबसे पहले हमारा एक कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक नॉन करंट का होना चाहिए। अब नॉन करंट और कैश का ट्रांजैक्शन होगा ओनली कैश
डिविडेंड हम 2000 को ही एप्लीकेशन मानेंगे और जो 3500 होगा वो एप्लीकेशन भी नहीं होगी और सोर्स भी नहीं होगी, लेकिन इससे हमारी कैपिटल जरूर इंक्रीज हुई है। 3500 से कैपिटल इंक्रीज हुई है, लेकिन ये सोर्स भी नहीं है और एप्लीकेशन भी नहीं है। तो कहने का मतलब जो मेरी शेयर कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हुई है 8500 जो हमारी इंक्रीज हुई है, इसमें हम 3500 को लेस कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी शेयर कैपिटल तो बढ़ी है, लेकिन इससे हमारा ना एप्लीकेशन में आएगा ना सोर्स में आएगा। इसका मतलब हमारी नेट इंक्रीज इन शेयर कैपिटल होगी वो होगी ओनली 5000, क्योंकि एक तो हमने डिविडेंड पे किया, हमने जो डिविडेंड है स्टॉक की फॉर्म में दिया, शेयर कैपिटल की फॉर्म में दिया, इसलिए शेयर कैपिटल वहां पे इंक्रीज हो गई है 3500, लेकिन वो डिविडेंड की फॉर्म में है, वो हमारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है। तो इसका मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल ओनली माना जाएगा 5000। तो यहाँ पे हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट इस बात को वेरीफाई करती है कि देयर वाज ₹5000 इशू ऑफ कॉमन स्टॉक। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हमने 5000 शेयर इशू किए थे एज कॉमन स्टॉक, तो यही हमारा सोर्स माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखना है इशू ऑफ कैपिटल 5000। इट मीन जो 3500 है वो सोर्स में भी नहीं आएंगे और ना ही एप्लीकेशन में आएंगे, लेकिन कैपिटल में हमने लेस करने के बाद रिमेनिंग को हमने इशू ऑफ कैपिटल माना 5000। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेल ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पे बिल्डिंग की भी सेल है। अगर बिल्डिंग काउंट देखेंगे बाय कैश, परचेज हमारी कोई भी नहीं निकली, ओनली सेल निकली है। तो यहाँ पे हम सेल को सोर्स में लेते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग 1400। 3 आइटम्स हमारी यहाँ पे होंगी। सिमिलरली हम एप्लीकेशन में आते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मुझे ओनली कैश डिविडेंड लेना है। देखिए जब हम एडजस्टेड P&L में लेंगे वहां तो बोथ डिविडेंड, यहाँ पे दोनों ही डिविडेंड ऐड होंगे, ये हमें माइंड में रखना है। एडजस्टेड P&L में both dividend will be considered, whether cash dividend or whether stock dividend. लेकिन whenever we are dealing in the applications, only cash dividend will be considered. ये हमें ध्यान रखना है। जब हम एप्लीकेशन में जाएंगे वहां पे ओनली कैश डिविडेंड कंसीडर होंगे, लेकिन जब एडजस्टेड P&L में हम करेंगे एडजस्टमेंट, वहां पे बोथ डिविडेंड को हम कंसीडर करेंगे, चाहे वो स्टॉक डिविडेंड हो या कैश डिविडेंड हो। ये हमने कर दिया। उसके बाद पेमेंट डिविडेंड हमने यहाँ पे लिया। परचेज ऑफ इक्विपमेंट हमने 2000 वहां पे, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होती है उसको हम परचेज मानते हैं। तो उसके बाद इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यही आंसर होगा 13100। अगर हम 3 आइटम को यहाँ भी ऐड करेंगे टोटल हमारा बनेगा 17100। तो इन दिस सम हमने नई एडजस्टमेंट मैंने ली है, जिसमें हम रिटेन्ड अर्निंग कैसे अकाउंट बनाते हैं और कैसे हम डील करते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड। अब 2 तरह के डिविडेंड को कैसे डील करना है। अगर टोटल डिविडेंड है वो हम एडजस्टेड P&L में ऐड करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन में मुझे ओनली कैश डिविडेंड को कंसीडर करना होगा। थैंक यू वेरी मच।